हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पौधों के परिवहन के बारे में। पौधों के परिवहन के बारे में। और पौधों के बीच में परिवहन की अगर बात कीजिएगा आप, तो पौधों के परिवहन का मतलब कि पौधों के अंदर पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होगा। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और ए से बी तक लेके जा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। अर्थात क्या, सीधे शब्दों में कहे तो यह पदार्थों का स्थानांतरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थानांतरण कहलाएगा। तो बात यह आती है कि पौधों के अंदर स्थानांतरण होता कैसे है, क्योंकि पौधे एक कोशिकीय भी होती है, बहुकोशिकीय भी होती है। उसी के अंदर उनके पास बॉडी के अंदर कोई आपका ब्लड सर्कुलेशन जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। उसके बावजूद भी उनके अंदर उतने बड़े बड़े पौधों के अंदर जो स्थानांतरण की क्रिया होती है वह कैसे होती होगी? जरा सोचिए कि उनके बॉडी के अंदर अगर छपरा से दिल्ली तक का सफर करना होगा तो उनके लिए कौन सा एरोप्लेन और जेट प्लेन मिलता होगा। ठीक है, बात यह होती है कि उनके अंदर ट्रांसफर मटेरियल का होगा कैसे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि पौधों के बीच में ट्रांसफर यह होगा कैसे। चलिए तो बात करते हैं कि पौधों के अंदर परिवहन की क्रिया होगी कैसे। अब जरा समझिए कि पौधों में, पहले समझिए कि पौधों में परिवहन की जरूरत पड़ती क्यों है। ऑटोमेटिकली उसके बाद समझ में आएगा कि पौधों की परिवहन होगी कैसे। पहले हम उनकी जरूरत समझेंगे कि भाई पौधों के अंदर परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अगर जरूरत की बात करें, आवश्यकता की बात करें कि पौधों को परिवहन के लिए जरूरत क्या है, क्या उनकी आवश्यकता है, तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है पौधों को, कि पौधों के अंदर जो भोजन तैयार होगा, जो मटेरियल तैयार होगा, जो भोजन तैयार होगा, उनके लिए आवश्यक जो मटेरियल उनको लेके आना। आवश्यक तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री को लाना, सामग्री पहुंचाना। पहला काम, पहला काम क्या होना चाहिए कि भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाना। जैसे मान लीजिए जो जड़ में है, तो जड़ से हमें खनिज लवण चाहिए। जल से हमें कैसा चाहिए? खनिज लवण चाहिए। और खनिज लवण के अलावा हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब बात यह आती है कि धरती से अर्थात जमीन से खनिज लवण और जल जो लगभग 10 फीट, 12 फीट, 50 फीट, 60 फीट इतने लंबे लंबे पौधे होते हैं, उनके सभी भागों तक, यानी कि सभी पत्तियों तक ये आपका जल पहुंचेगा कैसे? क्योंकि जल पहुंचाने के लिए आपको जरूरत तो पड़ेगी, कोई ना कोई आपका गाड़ी खरीदना पड़ेगा, तब ना इतना जल को लेकर सभी के पास जाएगा। मतलब क्या, इसके लिए आपको परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात पौधे को परिवहन की आवश्यकता किसके लिए पड़ेगी? जल और खनिज लवण को ट्रांसफर करने के लिए। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए भोजन तैयार होगा, तो भोजन तैयार होने के बाद सब कुछ तो उपयोग वाला होगा नहीं, कुछ खराब चीजें भी होगी, बेकार चीजें भी होंगी। तो उन बेकार चीजों को बाहर निकालना, बेकार या अपशिष्ट जो पदार्थ होंगे, बेकार या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, ये जरूरी है। ये जैसे जरूरी था हमारा भोजन तैयार करने के लिए मटेरियल लाना, उनसे कहीं ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे बॉडी के अंदर अर्थात पौधों के बॉडी के अंदर जो भी अपशिष्ट या बेकार पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालना। क्योंकि सही समय पर अगर शरीर से बाहर नहीं निकला तो शरीर के अंदर जहरीला मटेरियल फैल जाएगा, जहरीला मटेरियल फैलेगा। इसलिए इनका शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो भोजन तैयार हो गया,
अब भोजन बन जाता है घर पे, तो आप क्या करते हैं, चले जाते हैं खाने के लिए रूम में, डाइनिंग रूम में सब कोई पहुंचता है, सब कोई खाना पीना खाता है। अब बात यहां आती है कि इसके किचन अर्थात की पत्ती में खाना तैयार हो गया। जो पत्ती था, इस पत्ती के अंदर अर्थात की लीव्स के अंदर यह खाना तैयार हो गया। अब इस पत्ती के अंदर से बॉडी के सभी भागों में, शरीर के सभी भागों में इस भोजन को लेकर जाना है। इस भोजन को शरीर के सभी हिस्सों में लेकर जाना है। तो लेकर जाने का काम कौन करेगा, तो उनके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो समझ सकते हैं कि पौधों के अंदर भोजन को ट्रांसफर करने के लिए, बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, आवश्यक पदार्थों को शरीर के अंदर लाने के लिए, उसके अलावा जो भोजन तैयार होगा उनको शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। अगर पौधों की परिवहन की इतना ही जरूरत है तो कंफर्म है कि पौधों के शरीर के अंदर परिवहन के लिए भी कोई ना कोई सिस्टम होगा। तो अब जानना यह है कि पौधे ये सारे काम, जितनी आवश्यकता की चीजें हैं, इन जरूरी चीजों को लेकर जाता कैसे है, सभी भागों में पहुंचाता कैसे है, इनके सभी स्टेजेस को हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब कि पौधों के अंदर परिवहन की क्रिया होती कैसे है। देखिए, तो इसमें सबसे जो जरूरी परिवहन में जो इनके क्रियाकलाप आते हैं वो होते हैं विसरण। क्या होते हैं, विसरण। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर उसको कोड से डिकोड कर दिए, अगर उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ के अगर समझ लिया आपने, तो समझिए कि वो क्वेश्चन का आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझना इसी बात को है। विसरण क्रिया में दो वर्ड है, विसर। विसर का मतलब होता है भूल जाना, अर्थात कि भुला कर जाना। अब भुला कर जाना का मतलब क्या, अपना अस्तित्व खो देगा और तब जाएगा कोई मटेरियल। जैसे सीधा समझिए आप कि मान लीजिए कि एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास के अंदर हमने पानी डाल लिया, ये पानी है, ठीक है। अब इस गिलास के अंदर पानी डालने के बाद हमने क्या कर दिया, इसमें बाहर से एक चम्मच हमने इसमें चीनी डाल दिया। क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। और ये हमारा क्या था, जल था अर्थात पानी था। हमने चीनी डाल दिया, चीनी जैसे डाला या सीधा जाके नीचे बैठ गया, चीनी यहां पे पहुंच गया। क्लियर है आप लोग को, चीनी यहां पे पहुंच गया। अब चीनी पहुंचने के बाद, जब चीनी यहां पर पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद जहां पे पहुंचेगा सिर्फ वहीं पे आपका मिठास का आभास होना चाहिए। लेकिन जब थोड़े देर हम छोड़ देते इसको, तो ये घुलता है, और घुलने के बाद जब हम ऊपर से इसे पीते हैं तो ऊपर भी हमें मीठा महसूस होता है। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने चीनी मिलाया और चीनी जाकर नीचे पहुंच गया, उसके बाद थोड़े देर के बाद जब वो घुल गया, देखिए तो घुल गया हो, तो घुलने के बाद क्या हो गया कि हमें ऐसा मिठास महसूस हुआ, यहां पर मिठास यहां भी महसूस हो रहा है आपको। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या कि कोई ना कोई तरीका तो है जो हमने चीनी मिलाया नीचे और चीनी का स्वाद ऊपर तक आ रहा है। तो यह कौन सा तरीका है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि एक गिलास पानी के अंदर जब आप इंक एक बूंद डालते हैं, मान लीजिए पानी है और इस पानी के अंदर आपने एक बूंद अगर हमने इंक डाला, इसमें क्या डाल दिया हमने, इंक डाल दिया, तो इंक एक बूंद डालने के बाद यह पूरे में कलरफुल हो जाता है। हमने ब्लू कलर डाला तो पूरा का पूरा ब्लू हो गया। तो दरअसल ये बात होती है कि इनके अंदर यह कलर देता कौन है, इनके अंदर ये सारी चीजें फैलता कैसे है। तो कहता है कि कोई भी चीज जब घुल मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, तो
तो उसी क्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। विसरण क्या है? विसरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक मटेरियल एक जगह घुलेगा और घुल मिलकर चारों तरफ फैल जाएगा, तो उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। या सीधे शब्दों में और एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब आप बाइक से जा रहे होते हैं या सामने वाला बाइक से जा रहा होता है और आप पीछे किसी अन्य गाड़ी पे है, देखते हैं कि उसके गाड़ी में से धुआं बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन कुछ समय बाद वहां पे धुआं नहीं दिखता है आपको। आखिर वो धुआं होता क्या है? तो धुआं क्या होता है कि दरअसल पूरे चारों तरफ की जो एरिया है उसमें फैल जाता है, घुल मिल के आपका समा जाता है। तो यही क्रिया तो क्या हमारी विसरण है। विसरण का मतलब कोई भी चीज भूलकर या घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब चला जाए तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? विसरण की क्रिया कहेंगे। और विसरण की क्रिया पौधों के लिए सबसे ज्यादा परिवहन के अंदर सबसे बड़ा योगदान देने वाला है। अब बात यह आती है कि मान लीजिए हमने कहा कि घुल कर चली जाए, लेकिन वास्तव में यह विसरण क्रिया घुल के जाएगी कैसे? यह होता कैसे है? अर्थात कि विसरण की क्रिया के लक्षण क्या दिखते हैं? तो ध्यान दीजिए जरा सा, विसरण की क्रिया के लक्षण की बात करते हैं कि इनके अंदर हमें गुण क्या दिखेगा। विसरण क्रिया होगी तो कुछ ना कुछ तो गुण दिखना चाहिए। तो इनके अंदर पहला गुण दिखता है कि इनके अंदर जो कण होंगे, इनके कणों के गति के अनुसार विसरण के क्रिया की गति होती है। विसरण के क्रिया की गति होती है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब जैसी इसके कणों की, इसके अणुओं की जो गति होगी, उसी क्रिया के हिसाब से विसरण की भी क्रिया होगी। मतलब क्या? विसरण की क्रिया के पास अपनी कोई स्पीड नहीं होगी। विसरण की क्रिया उतने ही फास्ट रन करेगा जितना आपकी क्या होगी? उनके कणों का आपका काम होगा। मतलब क्या? ध्यान से समझिए, यहाँ पे तो याद आ जाएगा आपको। जब आपने चीनी मिलाया तो चीनी घुलता है तो कम से कम 5-10 मिनट ऑटोमेटिकली अपने घुलेगा, तो 5 से 10 मिनट लेगा। और 5 से 10 मिनट के बाद आप कहीं और कहीं भी पीजिएगा तो मिठास महसूस होगा। लेकिन आप जब शरबत बनाते हैं तो आपके पास 5 से 10 मिनट इंतजार करने का समय नहीं होता। आप सोचते हैं कि कितना जल्दी मिलाए और कितना जल्दी पी ले। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? आप विसरण के गति पर विश्वास नहीं करते। आप कहते हैं भाई साहब, आप जितना धीरे धीरे आप काम करोगे उतना देर में मैं काम कंप्लीट करके निकल जाऊंगा। मतलब क्या? कि उस विसरण की क्रिया के गति को हम तेज कर देते हैं। तो तेज कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लोग चम्मच डालते हैं और चम्मच से खूब बढ़िया से मिलाते हैं उसको। मिल जा भाई, मिल जा भाई, मिल जा। अब जब ये मिल जाता है तो तुरंत हमें मिठास महसूस होने लगती है। मतलब क्या? कि इसके अंदर विसरण की क्रिया चीनी की होनी थी। यह चीनी की क्रिया अपने गति के अनुसार होती तो विसरण की गति थी, अर्थात उसके कण की गति। लेकिन उसके कण की गति को हमने घुमा घुमा के, गोल गोल नचा के इसी की स्पीड हमने बढ़ा दी। तो जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो बताइए कि विसरण क्रिया की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो विसरण क्रिया की भी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब क्या? विसरण की क्रिया किस पर डिपेंड करेगी? इनके कणों पर, कि इनके कण कितना तेजी से मूव कर रहा है। जैसे हवा है तो धुआं निकला, तो धुआं की कण तेजी से फैलते हैं, तो जितना तेज उसके कण घूमेंगे उतना तेजी से विसरण क्रिया होगी। मतलब विसरण की क्रिया क्या होगी? उनके कणों के स्पीड पर डिपेंड करती है। पहला लक्षण इसका। दूसरा लक्षण देखिए, दूसरा लक्षण क्या होगा? कि जब विसरण की क्रिया होगी तो विसरण के कण होंगे, वह किधर जाएगा? आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? अब कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि विसरण के जो कण होंगे, हमने जो यहाँ पे चीनी डाला, चीनी के कण जो होंगे वह ऊपर की तरफ जाना चाहिए,
किस साइड में जाना चाहिए, लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में जाना चाहिए या फिर नीचे जाना चाहिए। कंफ्यूजन वाली बात आ गई ना, कि वह जो कण होंगे विसरण के कण, वह गति किधर करेंगे, कहां करेंगे। तो कहता है कि विसरण के कण सभी दिशाओं में गति करती है। विसरण के कण सभी दिशाओं में गति करती है, सभी दिशाओं में गति करेगी। मतलब इसका कोई भी दिशा फिक्स नहीं होगा कि सिर्फ आगे की तरफ जाएगा, सिर्फ पीछे की तरफ आएगा। ऐसी कोई भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। ऑटोमेटिकली वह हर दिशा में घूमेगा, अपने अनुसार से वह हर दिशा में घूमेगा। उसके बाद क्या, तीसरा नंबर जो इसके महत्वपूर्ण लक्षण है, तो कहता है कि जितने भी कण है विसरण क्रिया में करने वाले, सभी कण की अपनी अपनी क्या होगी, विसरण क्रिया की तरीके होंगे। सभी एक जैसा विसरण नहीं करेगा। मतलब क्या, सभी पदार्थों में विसरण एक समान नहीं होगा। सभी पदार्थों में विसरण, सभी पदार्थों में विसरण एक समान नहीं होगा, एक समान नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अर्थात कि विसरण क्रिया की गति जो होगी, विसरण करने की तरीका जो होगी, हर पौधे के, हर पदार्थ के अंदर अलग अलग रूप में होगी। क्योंकि विसरण क्रिया में हर पदार्थ के आकार अलग अलग होते हैं। जरा गौर कीजिए कि जो हमने चीनी मिलाया, तो चीनी मिलाने में जितना घुमाना पड़ा, क्या हम उतना इसके अंदर दूध मिलाएंगे तो घुमाने में टाइम लगेगा क्या? अगर नमक मिला दे इसमें, तो क्या इतना ही टाइम लगेगा क्या? अगर बाहर से हम गुड़ मिला दे, तो क्या इतना ही टाइम लगेगा क्या? मतलब बिल्कुल भी नहीं। अर्थात कि विसरण की क्रिया वह आप पे डिपेंड नहीं करती, वह उसकी अपनी क्रिया होती है। अपने पे वह डिपेंड करेगी कि सभी पदार्थों में विसरण की क्रिया एक जैसी कभी नहीं होगी, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरीके से होगी। ठीक है, चलिए, तो 3 लक्षण हमने जान लिए। अब जान लेते हैं कि विसरण क्रिया का महत्व क्या होता है। तो बात कर लेते हैं हम लोग क्या, कि पौधों के अंदर यह विसरण क्रिया का महत्व है क्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि उनके अंदर जो पौधे होते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी जो महत्व की बात हो जाती है, वो होती है कि पानी का जो जल है, उस जल का वाष्पोत्सर्जन करना। क्या करना, जल का वाष्पोत्सर्जन क्रिया करना। मतलब जल वाष्प के रूप में जो बाहर निकलते हैं। चलिए, तो बात कर लेते हैं, पहला काम क्या है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन होगा। तो पानी, जो जल भोजन तैयार होगा, तो उस क्रिया में जो वाष्प के रूप में जो जल बाहर निकलेगी, वो H2O को निकालने में मदद करेगा, पहला काम। दूसरा क्या इसकी जरूरत होती है कि जो भोजन करेगा, तो उसके लिए जो गैस की आवश्यकता पड़ेगी श्वसन क्रिया के लिए, श्वसन क्रिया में भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने में इन सभी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका जो यूज होगा, इनके आदान प्रदान में जो महत्व कौन देगा, विसरण क्रिया देगा। तीसरा नंबर बात जो इंपोर्टेंट है कि श्वसन क्रिया करने के बाद इसके अलावा और क्या जरूरी हो सकता है, जरा सोचिए। तो सबसे बड़ा जरूरी होता है कि इनके अलावा अन्य कुछ पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थों का विसरण क्रिया द्वारा स्थानांतरण होता है। पदार्थों का स्थानांतरण स्थानांतरण विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, अन्य पदार्थ भी होते हैं जो विसरण क्रिया के द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। क्लियर है, तो ये क्या हो गया हमारे, ये विसरण के इनके अंदर महत्व हो गए। क्लियर। अब बात आती है कि विसरण की क्रिया कितने तरह की होती है। तो विसरण की क्रिया मुख्य रूप से अगर बात की जाए, तो मुख्य रूप से विसरण जो होती है, विसरण जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होता है आपका सक्रिय और एक होता है आपका निष्क्रिय।
दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। अब सोच रहे होंगे सक्रिय और निष्क्रिय मतलब क्या, अर्थात कि विसरण की क्रिया होगी लेकिन कहीं कहीं पे विसरण की क्रिया ऑटोमेटिकली अपने से हो जाएगी और कहीं पे विसरण की आवश्यकता पड़ेगी आपको ऊपर से दबाव डालने की। तो जहां पे दबाव की जरूरत पड़ेगी वह सक्रिय और जहां पे बिना दबाव का हो जाए निष्क्रिय। मतलब क्या, समझिए कि ये आपका हो गया क्या, ये कोशिका हो गया और ये हो गया केंद्रक। अब मान लीजिए कि पदार्थ को यहां पे लेके आना है, ये पदार्थ अंदर जाना चाहता है, ये पदार्थ अंदर जाना चाहता है। अब यहाँ पे कोशिका झिल्ली का जो होल है, यहाँ पे अंदर जाने के लिए इसने ट्राई किया कि भाई हम भी अंदर जाएंगे, ये कहा कि हम भी अंदर जाएंगे। कोशिका झिल्ली क्या कर लिया कि कोशिका झिल्ली यहाँ पे मना कर दिया, कोशिका झिल्ली क्या कर दिया, मना कर दिया। किसको, ए को मना कर दिया और बी को एंट्री दे दिया। ये बी है आपका, ये दोनों बी है, तो बी बेचारे क्या हो गए, अंदर चले गए। अब बेचारा ए बाहर वेट कर रहा है, मतलब क्या, ए आसानी से बी आसानी से अंदर चला गया, मतलब उसे कोई आवश्यकता नहीं थी, मतलब पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से अंदर चला गया, तो ये निष्क्रिय हो गया, यानी कि सामान्य तरीके से चला गया। अब मान लीजिए कि अब ए को जाने नहीं दे रहा है। अब जब कोई काम नहीं होता है तो उस समय आप एजेंट बुलाते हैं ना जी, उस समय आप अपने दोस्त को ढूंढते हैं ना जी, उस समय आप सोचते हैं ना कि किसको बुला ले कि इन पर प्रेशर बने और मुझे एंट्री मिल जाए, हम अंदर जा सके। तो अंदर से हेल्प करने वाला ए को बुलाएगा ना किसी को जी, कि कौन आएगा हमारी मदद करेगा, कौन एजेंट आ जाए जो प्रेशर बना दे और हमको अंदर जाने दे। तो ए हेल्पर ढूंढता है। तो बेचारे बताइए कोशिका के बाद कौन, कोशिका के पास कौन जाएगा इतने छोटे जगह पे, तो कोई नहीं मिलता इनको। तो लास्ट में देखते हैं कि कुछ आयन दिखते हैं छोटे छोटे, क्या दिखते हैं, आयन दिखते हैं। जैसे पोटेशियम का आयन हो गया आपका, क्या कहते हैं मैग्नीशियम का आयन हो गया, तो ये आयन दिखते हैं। अब आयन जैसे दिखेंगे वैसे तुरंत इनके दिमाग में आएगा कि भाई कोई नहीं है ना, से हाँ भला इसी को कहते हैं कि थोड़ा मदद कर दो। फिर तब तक देखता है कि बगल में कुछ प्रोटीन भी है, कुछ प्रोटीन के आयन भी दिख रहे हैं, तो कहेंगे चलो भाई एक से दो भला, अब दो मिल गए। अब इन्हीं से मदद मांगने के लिए कौन जाता है, ए जाता है, कहता है भाई आयन भाई मेरी एक काम करा दो, ये जाने अंदर नहीं दे रहा है, आप क्या करो मेरी मदद करो और मेरी किसी भी तरह एंट्री करा दो कोशिका झिल्ली के अंदर, क्योंकि हमको वहां जाना बहुत जरूरी है। ये आयन कहता है भाई हम नहीं करेंगे, प्रोटीन कहता है कोई बात नहीं भाई आयन नहीं करेगा लेकिन हम हैं तैयार, हम करेंगे तुम्हारी हेल्प। प्रोटीन को जब देखता है कि ए, जब जब देख रहा है कि प्रोटीन ए को हेल्प कर रहा है, तो आयन कहता है कोई बात नहीं भाई मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ में, तुम जब कर रहे हो हेल्प तो हम भी करेंगे। तो ये दोनों मिलकर ए की मदद करते हैं और पहुंचते हैं लेकर एक और गेटमैन के पास में। कहते भाई तुम इसे अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो, बी का तो अभी एंट्री लिए हो, ए को क्यों नहीं जाने दे रहे हो, पर्सनल दुश्मनी है। तो ये जो बेचारा गेटमैन होता है जब प्रोटीन और आयन को देखता है एकदम सावधान हो जाता है कि सर आ गए हैं, एक काम कीजिए चले जाइए। आप पहले बताते कि प्रोटीन के जान पहचान का है, आप बताते कि आयन के जान पहचान का है, हम आपको पहले ही जाने देते। तो बेचारे ए को भी एंट्री मिल जाती है। तो ए को एंट्री कब मिलती है, जब बेचारे प्रोटीन और आयन इसमें बाहर से दबाव डालते हैं, बाहर से अलग से प्रेशर बनाते हैं, तब जाके एंट्री मिलती है। तो जब बाहर से प्रेशर डाल के एंट्री करानी पड़े तो उसे कहते हैं सक्रिय विसरण, और जब बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी सोर्स पैरवी का आपका काम हो जाए, विसरण की क्रिया हो जाए, तो उसे कहेंगे निष्क्रिय विसरण। तो आशा है फ्रेंड्स विसरण की क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ घटनाएं हैं परिसरण की, आपका विसरण के बाद परिसरण की, जिनकी घटनाएं हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।